प्रतिभा शर्मा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर से। आज द्वितीय वर्ष भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र संसाधन एवं आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम संसाधन भूगोल के विषय में जानेंगे। टुडे वी लर्न अबाउट रिसोर्स ज्योग्राफी विच इज़ द सेकंड पेपर of second year geography. So today we learn basically about origin, meaning and significance of resource geography. तो आज हम आज के अध्याय में संसाधन भूगोल का उद्भव, उससे अभिप्राय और उसके अध्ययन का क्या महत्व है इसके विषय में जानेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं उद्भव की। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ओरिजिन ऑफ दैट हाउ डिड दिस ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो किस प्रकार से इसका उद्भव हुआ। तो भौगोलिक ज्ञान के क्षेत्र की यदि हम बात करें तो मूलतः प्रारंभिक स्थिति में भूगोल को के दो भाग किए गए। भूगोल से सर्वप्रथम अभिप्राय था केवल जो प्राकृतिक स्वरूप था उसका अध्ययन, लेकिन धीरे धीरे भूगोल को दो शाखाओं में बांट दिया गया, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। इनिशियली the domain of geography was categorized into physical and human geography. So let's have a look about the various sub branches that belong to physical geography as well as human geography. तो जो भौगोलिक ज्ञान का जो क्षेत्र था जिसे भौतिक और मानव भूगोल के दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया, तो उसके अंतर्गत कौन कौन सी नवीन उपशाखाएं भूगोल की रहीं जिसमें भौगोलिक अध्ययन किया गया। तो भौतिक भूगोल के बारे में बात करते हैं कि भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन आदि। सो अंडर दिस ब्रांच ऑफ geography, that is physical geography, it gave rise to a number of sub branches in which we can include geomorphology, oceanography, climatology, environmental studies, etc. और जबकि मानव भूगोल में जो बहुत सारी अन्य उपशाखाओं में इसका अध्ययन किया जाने लगा, उपशाखाओं में वर्गीकृत करके जिससे कि भूगोल का अध्ययन सरल हो, तो मानव भूगोल में जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल, ग्रामीण भूगोल, आर्थिक भूगोल आदि को सम्मिलित किया गया। सो ह्यूमन ज्योग्राफी pertained a various number of branches like population geography, urban geography, rural geography, economic geography, etc. अब आर्थिक भूगोल की जो उपशाखाएं थी वो मूल रूप से मनुष्य के क्रियाकलापों से जुड़ी हुई थी। सो देयर वर वेरियस ब्रांचेस, द वेरियस एसोसिएटेड ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी एक्सप्रेस वेरियस द डिफरेंट human activities. So basically the human activities are studied in economic geography. तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो आर्थिक भूगोल है उसको भी उसकी भी कई सारी उपशाखाओं में उसे वर्गीकृत किया गया जिससे कि भौगोलिक अध्ययन सरलीकृत किया जा सके। सो अंडर दिस इन इकोनॉमिक ज्योग्राफी it was related to various sub branches like agricultural geography, transport geography, commercial geography, resource geography, etc. which are basically very important branches of economic geography. और ये जो आर्थिक भूगोल जो कि वास्तव में मनुष्य के ही क्रियाकलापों से पक्ष से जुड़ी हुई हैं, तो इसके अंतर्गत आर्थिक भूगोल की जो अन्य उपशाखाएं भूगोल के सरलीकरण के कारण से जो उभर कर सामने आई वह थी कृषि भूगोल, यातायात भूगोल, वाणिज्यिक भूगोल, संसाधन भूगोल आदि। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं हैं जिनके विषय में हमने देखा। तो यदि देखा जाए कि किस प्रकार से संसाधन भूगोल का उद्भव हुआ, तो वास्तव में जो भौगोलिक ज्ञान का क्षेत्र था जिसको दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया, भौतिक और मानव भूगोल, क्योंकि मानव क्रियाशील है, वो कभी भी सतत रूप से कुछ ना कुछ क्रियाकलाप करता रहता है और उसकी जो एक महत्वपूर्ण शाखा रही आर्थिक भूगोल उसकी क्रियाकलापों से संबंधित। और इस आर्थिक भूगोल में संसाधनों के अंतर्गत संसाधनों का अध्ययन करने वाली शाखा
संसाधन भूगोल रही। तो इस तरह से संसाधन भूगोल का उद्भव हुआ। सो बेसिकली द नॉलेज of geography was initially divided into physical geography and human geography, and when there is concern with human geography, because man, he is not he is very active, he keeps doing some or the other activities. So all the activities that include the activities of men, they fall under this branch, economic geography, and the sub branch of economic geography in which the resources are studied is given the name of resource geography. अब बात करते हैं संसाधन। जब हम संसाधन भूगोल की बात कर रहे हैं, उससे पूर्व हमें ये ज्ञात होना चाहिए संसाधन शब्द से अभिप्राय क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट डज द टर्म रिसोर्स मीन इन फैक्ट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिसोर्स ज्योग्राफी। तो संसाधन वास्तव में देखा जाए तो अंग्रेजी भाषा के दो शब्दों री तथा सोर्स से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है, री का अभिप्राय है पुनः यानी कि बार बार, और सोर्स का मतलब है साधन। So basically resource is derived, it is the word derived from English language, where re means again and again and source means the means. Basically in literal terms we can say that it is the study of the sources. तो ये रहा शाब्दिक अर्थ। लेकिन वास्तव में जब हम संसाधन के विषय में बात करते हैं तो ये संसाधन हैं क्या? तो ये वो सभी साधन, वस्तुएं, मतलब पर्यावरण का ही अंग है ये। पर्यावरण में निहित सारे के सारे साधन, वस्तु, दशाएं, या जितने भी जीव जंतु हैं जो कि मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करें तथा उनके विकास में सहायक हों, उन्हें संसाधन की श्रेणी में रखा जा सकता है। सो the literal meaning is the sources or the means that can be reused. But basically when we talk about resources, so all the various the various objects, conditions, facts or the living organisms that are found in the environment and which fulfills the requirement of human need and support human development can be termed as resource. तो ये स्पष्ट हुआ कि संसाधन है क्या, और ये जो भी चीज़ मनुष्य के प्रयास से या उसके उपयोग में लाई जाती है उसको हम संसाधन की श्रेणी में रख सकते हैं। तो संसाधन शब्द से क्या अभिप्राय है ये हमने जाना। अब बात करते हैं संसाधन भूगोल से अभिप्राय क्या है। अब निश्चित रूप से भूगोल में जहाँ संसाधनों का अध्ययन किया जा रहा है, स्वाभाविक है वही संसाधन भूगोल होगी। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, वी हैव लर्नड व्हाट द रिसोर्सेज आर, द ऑब्जेक्ट्स, कंडीशंस, लिविंग बीइंग्स और एनी ऑब्जेक्ट which fulfills the need or that supports the development of the man is categorized as resource. So let's learn about what geography, the resource geography pertains with. तो इसके अंतर्गत आता क्या है? तो पर्यावरण। जब हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं तो प्रकृति, मानव और संस्कृति की बात कर रहे हैं। और संस्कृति क्या है? मनुष्य के क्रियाकलापों के प्रतिफल में जो भूदृश्य उभर कर आते हैं उन्हें हम सांस्कृतिक दृश्य कहते हैं। तो प्रकृति, मानव तथा संस्कृति, इन्हीं से ही कोई भी तथ्य जब संसाधन का रूप धारण कर लेता है, और भूगोल की वह शाखा जिसमें पर्यावरण के भिन्न तत्व, दशा व जीव जो हैं उनकी विशेषता, उत्पादन, उपभोग और क्षेत्रीय वितरण का अध्ययन जब मनुष्य के उपयोग हेतु, मतलब उसके उपयोगार्थ एवं विकास की दृष्टि से किया जाता है, तो यह शाखा संसाधन भूगोल की श्रेणी में आती है। We have learnt about resources. They are the conditions, the objects, the living organisms that belonging to the environment. So they only can attain the term resource. So resource geography, when we talk about, so it is that branch of geography in which the various it is that branch of geography that studies characteristics, production, consumption
and spatial distribution of various elements, conditions, living organisms, that is, the resources in terms of human utility and progress. Such a branch is known as resource geography. अब बात करते हैं संसाधन भूगोल के अध्ययन का महत्व क्या है, क्यों हम संसाधन भूगोल, क्यों एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूगोल की शाखा है, तो इसके विषय में हम जानते हैं. लेट्स लर्न अबाउट व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी ऑफ रिसोर्स ज्योग्राफी. तो प्राकृतिक संसाधन के विषय में हम जानते हैं कि वो अस्थिर हैं, निरंतर परिवर्तनशील हैं. इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जो कि क्षयशील हैं, जो कि समाप्ति के ओर अग्रसर हैं, समाप्त हो जाते हैं. We know very well that so-called resources, they are never stable nor inexhaustible. This means they keep changing and they may come to an end also. So they are always directly affecting, they are always directly affected by human activities and often result into a number of problems. और क्योंकि ये जितने भी संसाधन हैं वो उन पर मनुष्य के क्रियाकलापों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, जिसके प्रतिफल में कई सारी समस्याएं मनुष्य के पर्यावरण में उभर कर आती हैं. उनमें हम इन 5 बिंदुओं को निश्चित रूप से सम्मिलित करना चाहेंगे. वी मस्ट इंक्लूड दीज 5 इम्पॉर्टेंट एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑफ द यूसेज ऑफ रिसोर्सेज बाय मैन. उनको हम देखते हैं 5 बिंदुओं के अंतर्गत. पहला वाला लेते हैं जन वृद्धि का संसाधन पर बढ़ता दबाव. वी नो दैट दीज रिसोर्सेज एज इट इज़ दे फुलफिल द नीड्स ऑफ पॉपुलेशन. सो with the increase in population pressure there is definitely pressure upon the resources also, because the number of population keeps on increasing whereas the resources are limited only. तो क्योंकि संसाधन तो सीमित हैं और जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है, तो तय है कि संसाधनों पर इस जनवृद्धि का भी दबाव पड़ने लगता है, उसमें कमी आने लगती है. दूसरा है कृषि भूमि ह्रास. द सेकेंड वन इज़ द डिप्लीशन ऑफ लैंड फर्टिलिटी. क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हो रही है, भोजन आपूर्ति के लिए कृषि भूमि का पर बेहद गहरा दबाव पड़ने लगता है. और क्योंकि ये जब से हरित क्रांति आई है तब से क्या है कि जो भूमि की उर्वरा शक्ति है उसमें निरंतर अति कृषि के कारण से जो नकारात्मक प्रभाव उभर कर आता है. तीसरा वाला पॉइंट है वन विनाश का प्रतिफल पारिस्थितिकीय संकट. एंड द डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटी ऑफ मैन हैज़ लेड टू इकोलॉजिकल क्राइसिस. A number of calamities and disasters have occurred because of the depletion of the forest, because of the felling down, cutting down, ruthless, irrational cutting down of the trees. चौथा वाला है भोजन उत्पादन व उपभोग अंतर में वृद्धि. And the fourth one is there is wide variation in the production and consumption of the resources, फिर which leads finally to the increase in poverty. और इसके प्रतिफल में ये जो उत्पादन तथा उपभोग में जो अंतर की वृद्धि हुई है उसके कारण से महंगाई और निर्धनता में वृद्धि हुई है. तो ये एक और नकारात्मक पक्ष है मनुष्य के क्रियाकलापों का जो कि संसाधन से संबंध रखता है. 5वां बिंदु है विश्व के विकसित, विकासशील तथा पिछड़े देशों के विकास दर में भिन्नता. एंड द लास्ट वन वी कैन से द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ अपॉन द वेरियस रिसोर्सेज इज़ वाइड वेरिएशन इन डेवलपमेंट रेट ऑफ डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़. तो ये कई सारे नकारात्मक पक्ष हैं क्योंकि मनुष्य निरंतर सतत रूप से क्रिया करता रहता है और पर्यावरण में निहित संसाधनों का, चाहे वो तार्किक या विवेकहीनता
के कारण से उनका उपयोग करता है तो कई सारे नकारात्मक पक्ष उभर कर आते हैं। अभी हमने बात की कि संसाधन भूगोल के अध्ययन का महत्व क्या है। यहीं पर ही इसका महत्व निहित है, क्योंकि यही एक अध्ययन है जो कि हमें इन सारी जो परेशानियां हैं, जो विकृतियां हुई हैं, उनका समाधान ढूंढने का अवसर देता है। इट इज़ ओनली द स्टडी ऑफ resource geography that gives solution to all these problems which have created because of the ruthless irrational use of resources by man। अतः विषय का परम लक्ष्य निर्धनता, पिछड़ेपन तथा अर्ध विकास की प्रकृति तथा कारणों पर प्रकाश डालना और एक विकास का मार्ग प्रशस्त करना। Therefore, the chief aim of the study of resource geography is to eradicate, that is, put an end to poverty and trigger development. And how can this development be triggered or this development can be brought about? तो ये किस तरीके से मार्ग प्रशस्त हो सकता है कि मार्ग प्रशस्त करने के लिए क्या है कि कई सारे जितने भी संसाधन हैं उनको तार्किक तरीके से उनका विश्लेषण किया जाए और उनका तर्कसंगत उपभोग या उपयोग किया जाए। सो दिस डेवलपमेंट कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय एक्सप्लोरिंग द रिसोर्सेज एनालिटिकली एंड मेकिंग द रैशनल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। तो इस विषय में वर्तमान में भूगोलवेत्ताओं, अन्य सामाजिक वैज्ञानिक, नियोजनकर्ता तथा तकनीकी विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया है। एंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस द स्टडी प्रोवाइड्स a solution to the number of problems that we have mentioned above. The study has attracted, it has gained attention of various geographers, social scientists, planners and technical experts। अतः संसाधन भूगोल अध्ययन का विशेष महत्व है। Therefore we can say this, the study of resource geography bears a very great significance। Thank you।